सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आज मंडल कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 8 साल पूरे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में जनता बेहाल है, बेरोजगारी चरम पर है और सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो नई शिक्षक भर्ती कर पा रही है, न ही मनरेगा मजदूरों का बकाया चुका रही है। प्रेस वार्ता में भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। ग्रीन प्रोजेक्ट और इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वहीं कुशीनगर और मथुरा में कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपराध दर में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे, अकेले राज्य में 15% अपराध दर्ज हो रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में न्यायालय ने पाया कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। आयुष्मान योजना में 139 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम पकड़े गए। उन्होंने कहा कि सरकार 8 लाख करोड़ का बजट पेश करती है, लेकिन प्रदेश पर 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन बजट का 55% ही खर्च हो पाया, जिससे सरकार की नाकामी उजागर है। वहीं कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, हमें देश से मोहब्बत है, देश के आवाम से मोहब्बत है, संविधान से मोहब्बत है। जो जिस बगिया को लगाता है ना, उसको चिंता होती है, किराएदार को चिंता नहीं होती। तो कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी। कांग्रेस जब 1885 बनी थी तो मात्र 72 लोगों ने एक संगठन बना करके ब्रिटानिया हुकूमत को चुनौती दिया था। संख्या कोई महत्वपूर्ण नहीं था, उनकी सोच महत्वपूर्ण थी और वो कारगर हुआ आगे 1947 में। मैं यही कर रहा हूँ कि वो जो नियुक्ति का अभी 69,000 लोग कांग्रेसी हैं, जो 69,000 शिक्षक बेरोजगार हैं, जिनका मामले में हाई कोर्ट ने कई बार फैसला किया, वो कांग्रेसी हैं। अरे इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, त्याग किया है पढ़ा लिख करके, इसलिए उनके दिमाग में था हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो वो ये तो कह के टालने की बात है कि कांग्रेसी बेरोजगार है। बेरोजगार तो हकीकत में 69,000 शिक्षक है ना, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरक्षण का मामला भी इसमें पालन नहीं हो पा रहा है। इस तरह की सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देकर कांग्रेस में खेल लेते हैं। क्या देखिए, मैंने कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे खुल के बात कर सके, सिवाय एक हिंदू और मुस्लिम का। मैं अगर आपसे या हिंदुत्व के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जब लोग, इस देश के लोग जब ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ रहे थे, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सब ने एकता के सिर पे बढ़कर ब्रिटानिया हुकूमत से मोर्चा लिया और भारत माता की जो पाँव में जो गुलामी की जंजीर थी उससे मुक्ति दिला। उस समय किसी ने कहीं नारा दिया कि हिंदुत्व को खतरा। देश आज़ाद हुआ और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए। क्या हिंदी को खतरा हुआ, कि संस्कृत को खतरा हुआ, कि उर्दू को खतरा हुआ, किसी भाषा खतरा हुआ? पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने जो दलित थे। क्या हिंदुत्व को खतरा हुआ?
कई राष्ट्रपति और कई उपराष्ट्रपति दलित और मुसलमान बने, कभी हिंदुत्व को खतरा हुआ? आज हिंदू के नाम पे जब सरकार बन गई 14 के बाद से, तो हिंदुत्व को खतरा हो गया। ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। तो फिर हमसे सवाल करने लगेंगे, विद्वान हो जाएंगे। मुफ्त में तो शिक्षा होना चाहिए, आप उसका व्यापारीकरण कर दिए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि देश तरक्की के रास्ते से नहीं जा रहा है। देश, हम लोग गुमराहियत के शिकार हो रहे हैं। अमृतकाल की योजना के नाम पे जो गड्ढे खोदे गए अब तक पटे नहीं, और ये अमृतकाल की बात करते हैं। हाई कोर्ट में एक जज ने पूछा अमृतकाल क्या है भाई? काल तो कभी सुना नहीं था, ये कौन सा काल है? कलयुग सुना, सतयुग सुना, द्वापर सुना, त्रेता सुना, ये अमृतकाल कहाँ है? कोई बताने वाला नहीं है। सरकारी खर्च का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कुंभ में एक नौका वाला जो नाव चलाता था 64 करोड़ या 46 करोड़ रुपया कमा लिया। बाद में उसका आ गया कि वो तो माफिया है, लूट रहा था। अरे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप असेंबली में बता रहे हो कितना कमा लिया, तो भी बताते किसने आपको, सरकार को जीएसटी कितना दिया? पराठे पे तो जीएसटी आप ले लेते हो, दूध पे ले रहे हो, माठा पे ले रहे हो, जो गरीबों का विषय पे तो ले रहे हो, और उसी जीएसटी के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। बड़ा बड़ा टेंट लगा करके मंत्रियों को भेज करके खाली ये बता रहे हो 8 साल बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल। हकीकत जनता के सामने पर रखिए, धरातल पे तो आइए। यही हमारा मकसद है और इसीलिए हम आए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई पूछना हो तो आपका स्वागत है। दुनिया के तमाम विकासशील देश 21वीं शताब्दी में अंतरिक्ष पर जाकर के वहाँ बसने का काम कर रहे हैं, और आप पाताल खोद की क्या दिखाना चाहते हैं? केवल ये गुमराहियत का शिकार बनाना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि जब इनको जेब काटना होता है तो आपका ध्यान दूसरे तरफ कर देते हैं। ये क्रोनोलॉजी को समझना है, ये कहते क्या है, करते क्या है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा। अरे कांग्रेस ने भी राज्य किया, कभी इस तरीके का वातावरण नहीं रहा इस देश में। आज आप क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ आप ईद का वो सौगात बांट रहे हैं, एक तरफ हमारे मकानों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, एक तरफ आपका अधिकारी गदा लेके चलता है, एक तरफ आपका अधिकारी बदतमीजी करता है, सड़क पे कोई दमा पर तो जूतों से मारता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संविधान से चलता है। हमारा आपका निजी अगर कोई मामला हो तो ये गीता कुरान काम में आएगा, लेकिन अगर सड़क पे अगर कोई मौलवी लड़ रहा हो, कोई मौलाना लड़ रहा हो, कोई शंकराचार्य लड़ रहे हो, तो उसका समाधान गीता कुरान में नहीं, उसका समाधान भारत के संविधान में है। और उस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। आज हमारे यही नेता करें, हमें संविधान को बचाना है। अब आज संकट कांग्रेस पे नहीं है, संकट देश पे है, देश के आवाम पे है, देश की भौगोलिक स्थिति पे है। आज किस विकास की बात करते हैं ये लोग? औद्योगिक विकास की बात करते हैं? नहीं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। ये किस क्रांति की बात करते हैं? एक जमाना था कांग्रेस में हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार क्रांति। आज कौन सी क्रांति है? धार्मिक क्रांति। किसको लाभ होगा इस धार्मिक क्रांति से? ये आज के देश के नौजवानों को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये लोग हमको धर्म का सहारा दे करके, धर्म का अफीम चटा के हमको कहाँ ले जाना चाहते, इस देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जाना चाहते। इसलिए कांग्रेस ने ये बताया, निर्णय लिया कि हम जनता के बीच में जाके बताएंगे कि प्रदेश की स्थिति किस तरीके से बदहाल है, और ये सरकारी खर्चे पर टेंट लगवा करके खाली ये बता रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल है। तो जनता के सामने हकीकत जाना चाहिए, ताकि जनता इसको समझे कि आखिर इस हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। आपके पास धार्मिक क्रांति के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। तकनीकी हम बात करेंगे, आप सनातनी बात करेंगे, हम आर्थिक बात करेंगे, आप धार्मिक बात करेंगे। ये जो सन्यासी भी आज के हैं, ये सत्यानाशी बात करते हैं, सत्यानाश करने की दिशा में बात करते हैं। तो ये देश के लोगों को समझाने की जरूरत है कि आज क्या हो रहा है। आज ऐसा अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रदेश में उल्लुओं का राज है, जिनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता कि क्या हो रहा है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, और नहीं तो जनता और देश बर्बाद हो जाएगी। पहले संविधान के सारे लोग कहते थे कि जनता जनार्दन है, जनता का महत्व होता था।
आज क्या है, सरकारी अधिकारी, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी ये अपने को जनार्दन समझते हैं। यही फर्क है, यही फर्क बताने की ज़रूरत है। यही कांग्रेस का मकसद है कि हम जनता के सामने हकीकत उनके सामने रखें और जनता को बताएं कि ये लोग क्या चाहते हैं और कांग्रेस का इतिहास। हकीकत ये है कि जब कांग्रेस के किसी नेता का बात आता है, नेहरू की बात करेंगे, उनकी बात में इनको तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है कि ये जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे वो कांग्रेस के नेता का नाम राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात 16वीं शताब्दी करते हैं, ये मुगलों की काल की बात करते हैं, अंग्रेजों की काल की बात नहीं करते। अंग्रेजों ने आज अगर हम दलित आज हम जब जाते हैं गाँव में तो दलित कहता है कि हमको तालाब में पानी पीने के लिए कभी मुगलों ने तो नहीं रोका था। किसने रोका? जो लोग आज ये धर्म का नाटक कर रहे इसने रोका। हमारे पीछे झाड़ू कौन बांधता था? ये दलित कर रहा है। कौन बांधता था? मुगलों ने बांधा था? नहीं, इन लोगों ने बांधा था। विधवा महिलाओं को सती किसने बनाया? इन्हीं के लोगों ने। मुगलों ने तो नहीं बनाया ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जनता के सामने सारी चीज़ें हकीकत अब हम लोग को रखने की ज़रूरत है और तभी ये देश तरक्की करेगा। देश को जब देश को संविधान को बचाना है, आप निजीकरण के नाम दे करके, आप ठेके पर नौकरी दे करके आप दलितों को उनके आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने कानून बिना गल्ला का उसको आप श्रेय लेते हो। हमने शिक्षा का बनाया अधिकार, आज आप शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हो। आप शिक्षा एकदम महंगा करते हो जानबूझ के। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जनजीवन बदहाल है और 8 साल बेमिसाल है। ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हमने आपको एक प्रेस नोट दिया है जिसमें हर विषय पे 8वें विषय पे हम लोग हालांकि हम उनके 8 साल पर 8 सवाल करके जवाब कर रहे हैं कि आज तक ये 8 साल में पर्चा लीक की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का था वो मामला आज तक तय नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यूपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान हैं और ये कहते हैं कि 8 साल बेमिसाल है। 7 दिसंबर 24 से नरेगा मजदूरों का 100 करोड़ रुपया बकाया है। होली तो किसी तरीके से बीत गया और ईद का त्यौहार कैसे बीतेगा उनका। और जब हम उनसे बात करें, गरीब आदमी जब अपने जेबा में हाथ डालता है, अपने जेब को देखता है, तो ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए औरंगजेब की बात करते हैं। अब ये तकनीकी ये क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि गरीब आदमी अपने जेब को देखता है और ये 16वीं शताब्दी के औरंगजेब की बात करते हैं। तो ये समझने की बात है। एक तरफ ये कहते हैं कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है और इनके अभिषेक जो है अधिकारी IAS जो कमीशन खोरी में पकड़े गए हैं, जो प्रोजेक्ट इन्वेस्ट के लिए कर्जदार माने जाते हैं, जिन्होंने ये मिलिट्री वाला कॉरिडोर में भी उन्होंने घपला किया है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो यूपी में सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। आपने बहराइच में देखा, संभल में देखा, कुशीनगर में देखा, मथुरा में देखा और बिना प्रक्रिया पूरी किए, बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए ये लोग मस्जिदों को गिरा करके जो अमन चैन का वातावरण है, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस देश में, जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूँ कि सहारनपुर के एक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम हुआ और वहाँ के प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया। अगर हमारी प्रदेश की जनता अगर उनसे ये पूछे कि 70 सालों से थानों में जन्माष्टमी होता रहा, कभी किसी कांग्रेस के नेता के सर में दर्द हुआ? कभी इसकी कांग्रेस के नेता ने इस पर कोई टिप्पणी की? वहाँ वो भी सरकारी बिल्डिंग है जो थाना है और वहाँ पे जन्माष्टमी होता रहा। अभी भी बहुत से विद्यालय हैं जहाँ भागवत पुराण होता है, कभी नहीं तकलीफ हुआ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। तो ये जानबूझ करके लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आज तक कुछ नहीं हो सका। BHU परिसर में शिवम सोनकर का प्रकरण सब जान चुके हैं। यही यूपी में मिसाल है 8 साल का। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं?
स्वास्थ्य सेवा का हालत क्या इतना खराब है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, मरीज को लेकर, सीरियस मरीज को पहला काम करते हैं इनको रेफर कर दीजिए। फिर वो बिल्डिंग का मतलब क्या है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डॉक्टरों की नियुक्ति का मतलब क्या है, सरकारी तनख्वाह का मतलब क्या है, नर्सों की ड्यूटी का मतलब क्या है, जब एक लाइन में खाली रेफर कर देना है कि यहाँ से चले जाए, ग्रह हटे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज एक तरफ 8 करोड़ का बजट प्रस्तुत करते हैं और 9 लाख करोड़ आपके पास कर्ज है उत्तर प्रदेश में। आप क्या जनता को दिखाना चाहते हैं? यही ना दिखाना चाहते, तो हम तो ये कहें, कांग्रेस जना ये करें मुख्यमंत्री जी से कि अगर आपसे नहीं समझ रहा है कि ये कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? आपके बस का नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, 8 साल बेमिसाल कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि बहैसियत पार्लियामेंट के मेंबर आप पार्लियामेंट में बुखार छोड़ के रो रहे थे। किसी नेता ने आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया था? किसी नेता ने आपके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया था? किसी अधिकारी ने आपके खिलाफ प्रस्ताव तो नहीं पारित किया था। आप पार्लियामेंट में आप रो रहे थे। पार्लियामेंट में लोग जनता के लिए रोते हैं और आप अपने लिए रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? कि पुलिस का उत्पीड़न के आप शिकार थे और उसी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं आप दूसरे पार्टी के लोगों के ऊपर। तो उनको भूलना नहीं चाहिए कि जिस सरसों के दाना से आप भूत उतारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सरसों के दाना में जब भूत चल जाएगा ना, तब आपके बस का नहीं रहेगा। आज आपने देश को, प्रदेश को बर्बाद करने का आपकी पार्टी बर्बाद कर रही है। एक तरफ आपके पार्टी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो आप माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाते थे। अब दूसरे नेता आपके ये औरंगजेब का कब्र खोद रहे हैं। वो औरंगजेब का कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश के नौजवानों के भविष्य का कब्र खोद रहे हैं।